Hello dear friends, welcome to Exam Sada 75. This is Priya. And friends, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नेम है इंडिगो। इंडिगो लेशन के जो ऑथर हैं वे हैं लुइस फिशर। सो गाइस, स्टोरी जो है वो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने चंपारण में रहने वाले गरीब किसानों की मदद की और किस तरह उन्होंने उन लोगों में अपने हक की लड़ाई लड़ने का एक जुनून जगा दिया। तो स्टोरी की जो शुरुआत है वो 1942 से होती है, जब हमारी स्टोरी के ऑथर लुइस फिशर गांधी जी से मिलने कहाँ जाते हैं, उनके आश्रम सेवाग्राम में जाते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The author recounts his first visit to Gandhiji's ashram in Sevagram in 1942. तो यहाँ पर बताया जाता है स्टोरी में कि सन 1942 में हमारे जो ऑथर हैं लुइस फिशर वो गांधी जी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम जाते हैं। एंड गांधी जी offered to explain how he had decided to ask the British to leave India. और लुइस फिशर की मुलाकात गांधी जी से होती है और गांधी जी उन्हें बातों ही बातों में बताते हैं कि किस तरह उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। In 1916, Gandhi had attended the annual session of the Indian National Congress in Lucknow. तो गांधी जी लुइस फिशर को बताना शुरू करते हैं कि 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन चल रहा था और मैं उस सेशन को अटेंड करने के लिए लखनऊ गया था। और उसी समय देयर इज़ अ पीजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण अप्रोच्ड गांधी एंड आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट। और वहीं पे उसी समय लखनऊ में एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ल भी आए थे जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जो राजकुमार शुक्ल जो कि एक गरीब किसान हैं वो लखनऊ आए थे ताकि वो गांधी जी से मिलकर उनसे बातचीत कर सकें और उन्हें अपने साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट ले जा सके। शुक्ला had come to the meeting to complain about the oppressive landlords in Bihar and wanted Gandhi to help. तो शुक्ला जी 1916 में लखनऊ आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनकी गांधी एक्चुअली क्या होता है, जब राजकुमार शुक्ला 1916 में लखनऊ आते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है और लोग बताते हैं कि भाई आपकी हेल्प तो सिर्फ गांधी जी ही कर सकते हैं। तो वो कोशिश करते हैं शुक्ला जी की किसी न किसी तरह से उनकी मुलाकात गांधी जी से हो जाए ताकि वो गांधी जी को बता सकें कि बिहार के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो किस तरह गरीब किसानों को परेशान करते हैं और ताकि वो गांधी जी को ये सारी बातें बता सकें और गांधी जी उनकी मदद कर सकें। So, however, Gandhi had to travel to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. तो वो गांधी जी से मिलने की कोशिश करते हैं और वो गांधी जी को बताते हैं कि गांधी जी हमारी डिस्ट्रिक्ट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो गरीब किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो गांधी जी ने ना चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना होता, वो पहली बार ये नाम सुनते हैं। तो गांधी जी शुक्ला जी से कहते हैं कि देखिए अभी तो मेरे पास कोई समय नहीं है आपके लिए, क्योंकि अभी मुझे इंडिया के अलग अलग भागों में जाकर ट्रैवल करना है, लोगों की परेशानियाँ दूर करनी है। तो आप एक काम कीजिए, बीच में मेरी कुछ यात्राएं होंगी यहाँ वहाँ की, तो मैं जब फ्री हो जाऊँ तब आप मुझसे आके मिलिएगा और आप मुझे अपने साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट ले चलिएगा, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। सो वैन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम शुक्ला फॉलोड हिम। तो क्या होता है, गांधी जी ने कहा था ना कि जब मैं फ्री हो जाऊँ तो आप मुझसे मिलना, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो शुक्ला जी क्या करते हैं, वो लौट कर नहीं आते, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला जी उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं और फाइनली गांधी जी अपनी पूरी ट्रैवल करके अपने आश्रम सेवाग्राम आते हैं और शुक्ला जी उनका पीछा करते करते शुक्ला जी भी उनके आश्रम सेवाग्राम पहुँच जाते हैं। Impressed with Shukla's resolve and his story, Gandhi told him that he would visit Calcutta in a few months later and asked Shukla to meet him there. तो गांधी जी को ना राजकुमार शुक्ल का ये बिहेव बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है कि वो अपनी बातों को लेकर कितने सजग हैं। मतलब वो एक मोमेंट भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि कब गांधी जी फ्री हों और कब वो उनके साथ
उनकी डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले जाए। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी से और उनकी स्टोरी से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और तभी गांधी जी राजकुमार शुक्ला को बताते हैं कि देखिए शुक्ला जी, कुछ महीनों के बाद मेरी कलकत्ता में एक मीटिंग होने वाली है, मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ। तो आप एक काम करिएगा कि जब मैं वहाँ से आ जाऊँ तो मैं फ्री रहूँगा, तो आप आकर मुझसे मिलिएगा, फिर हम आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। On the appointed day, many months later, Gandhi found Shukla waiting for him at the place agreed upon. तो कई महीने बीत जाते हैं और जिस दिन की बातचीत तय हुई थी कि जब मैं कलकत्ता से आ जाऊँ, फ्री रहूँगा, तब आप मुझसे आके मिलना, तो जिस दिन की बात तय हुई थी उसी दिन राजकुमार शुक्ला जी एक जगह गांधी जी को उनका वेट करते हुए मिल जाते हैं और वो गांधी जी से अपनी बात करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ गांधी जी आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे साथ एक बार चंपारण चल के देखिए, आपको सारा माहौल खुद ही समझ में आ जाएगा। और गांधी जी उनके लिए एग्री कर लेते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। दे लेफ्ट फॉर पटना बाय ट्रेन। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के साथ पटना के लिए ट्रेन के ज़रिए जाते हैं। मतलब अब वो कहते हैं ठीक है, तो जो चंपारण वो कहाँ है? चंपारण तो पटना की एक डिस्ट्रिक्ट है ना। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के साथ ट्रेन के ज़रिए पटना जाने की तैयारी करते हैं। वंस गांधी जी वॉज फ्री, मतलब जैसे ही गांधी जी फ्री होते हैं तो वो पटना के लिए निकल जाते हैं। शुक्ला टू गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब शुक्ला तो गरीब किसान है, तो वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उस समय के काफ़ी फेमस लॉयर थे, उनके यहाँ ठहरने के लिए ले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद जी उस समय हमारे मतलब उस समय के फ्यूचर प्रेसिडेंट होने वाले थे हमारी इंडिया के। सो वो गांधी जी को वहाँ ले जाते हैं और जब वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ ले जाते हैं तो क्या होता है, उनके यहाँ के जो सर्वेंट्स होते हैं वो राजकुमार शुक्ला को अच्छी तरह से पहचानते हैं कि यार ये तो वही गरीब किसान है, डेली डेली अपनी परेशानियाँ लेकर हमारे सर के पास आता रहता है और जब तक इसे उनका आंसर नहीं मिल जाता, समस्या का हल नहीं हो जाता, ये तो जाने का नाम नहीं लेता। सो द सर्वेंट्स रिकॉग्नाइज्ड शुक्ला एज द रेगुलर विजिटर। तो सर्वेंट राजकुमार को देख के ही पहचान जाते हैं कि हाँ, ये वही इंसान है जो बार बार प्रॉब्लम्स लेके आता है और जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता जाने का नाम नहीं लेता। तो वो सोचते हैं कि यार इस बार तो ये लगता है अपने साथ एक और किसी गरीब किसान को ले आया है। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ का जो सर्वेंट था, तो वो राजकुमार शुक्ला जी के साथ जो गांधी जी आए थे, तो उसे लगता है कि गांधी जी भी शुक्ला जी के जैसे ही कोई गरीब किसान है और अब ये अकेले नहीं बल्कि दो लोग अपनी कंप्लेंट लेकर हमारे यहाँ आए हैं। तो वो दोनों को ना, गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला जी को दोनों ही घर के अंदर नहीं ले जाते हैं, उनसे कह देते हैं कि आप दोनों यहीं बाहर ग्राउंड में वेट कीजिए, यहीं रुकिए। यहाँ तक कि ना राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट थे उन्होंने गांधी जी को कुएं का पानी निकालने से भी मना किया था। क्यों मना किया था? उनका मानना था कि अगर गांधी जी भी शुक्ला जी के जैसे गरीब किसान हैं, तो अगर वो कुएं से पानी निकालेंगे और पानी की 2-4 बूंदें कुएं में पड़ गई तो हमारा जो कुआं का पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। मतलब उस समय में लोग बहुत ज़्यादा छुआछूत मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप लोग पानी यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, बस आप लोग यहाँ ग्राउंड में बैठ जाइए, जब सर आएंगे तो हम आपकी मुलाकात उनसे करवा देंगे। तो गांधी जी जब ये मोमेंट देखते हैं, गांधी जी को बड़ा अजीब लगता है, वो बहुत दुखी होते हैं कि बताओ हमारी इंडिया में आज भी ये छुआछूत जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गांधी देन वेंट टू मुजफ्फरपुर टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। गांधी जी उस बात से बहुत दुखी होते हैं और वो कहाँ जाने लगते हैं, वो मुजफ्फरपुर जाने की तैयारी करते हैं। क्यों जाते हैं? वे इन चीज़ों, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर जाते हैं। He stayed at the house of Professor Malkani, a teacher in a government school. तो जब गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मलकानी, तो वो गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ घर पे रुकते हैं। और वो शुक्ला जी मतलब जो प्रोफेसर है मलकानी जी, वो गांधी जी को अपने घर पे रुक लेने देते हैं, तो गांधी जी से काफ़ी खुश होते हैं। गांधी नोटेड दैट इट वॉज रेयर फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू हेल्प हिम।
गांधी जी नोट करते हैं कि आज के ज़माने में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी इंसान की मदद कर दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। एज मोस्ट इंडियंस इन स्मॉल टाउन्स वेर एप्रीहेंसिव अबाउट सपोर्टिंग इन एंटी ब्रिटिश एगिटेटर्स। उनका मानना है कि जो एंटी ब्रिटिश एगिटेटर्स होते हैं उन लोगों का सपोर्ट करने में तो छोटे छोटे जगह रहने वाले जो इंडियंस होते हैं ज़्यादातर वो काफ़ी हिचकिचाहट फील करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर रहने देते हैं। तो गांधी जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। As news of Gandhiji's arrival spread, peasants from all और चंपारण started to collect in मुजफ्फरपुर। तो जैसे ही लोगों में ये खबर पहुंचती है, फैलती है कि गांधी जी कहाँ आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, तो चंपारण में जितने भी किसान थे चंपारण में रहने वाले, तो चंपारण में रहने वाले सारे किसान मुजफ्फरपुर में आकर इकट्ठे होने लगते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गांधी जी वो इंसान है जो उनकी मदद कर सकते हैं। Even lawyers who had represented peasants group came to meet गांधी जी। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर चंपारण में रहने वाले सारे किसान तो मुजफ्फरपुर आते ही हैं, साथ ही साथ वे लॉयर्स जो उन किसानों को परेशान कर रहे थे, मतलब जब वो किसान परेशान थे तो वो अपनी शिकायत लेके लॉयर्स के पास जाते थे और लॉयर्स उनकी मदद करने के बजाय उनसे ज़्यादा महंगी महंगी फ़ीस लिया करते थे। तो वहाँ के गरीब किसान ही नहीं बल्कि जो लॉयर्स हैं वो भी अपने एक एक ग्रुप बनाकर गांधी जी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर आते हैं। गांधी वॉज अपील्ड एट द अमाउंट ऑफ लीगल फीस चार्ज। गांधी जी को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि ये जो लॉयर्स हैं, इंडियन लॉयर्स होकर भी ये गरीब किसानों की मदद नहीं करते, बल्कि मदद के धोखे में वो उनसे बहुत ज़्यादा क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, है ना। अच्छा, हमने अभी एगिटेटर्स पढ़ा था, उसका मतलब होता है आंदोलनकारी, एंड एप्पल्ड का मतलब होता है चकित, कि वो उनसे इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं। ये तो गलत बात है, तो गांधी जी चकित हो जाते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट लीगल प्रोसीडिंग वर नॉट एज यूजफुल एज फ्रीइंग द पीजेंट फ्रॉम द फियर ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो गांधी जी जब ये सारे मूवमेंट देखते हैं तो वो काफ़ी कुछ सोचते हैं और वो इस बात पर आते हैं कि वो गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ की जो लीगल प्रोसीडिंग है वो इतनी यूज़फुल नहीं है। मतलब गांधी जी का सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर हमें यहाँ के किसानों को न्याय दिलाना है, जस्टिस दिलाना है, तो हमें सबसे पहले इन लोगों के दिल से लैंडलॉर्ड्स को लेकर जो डर बैठा है उस डर को मिटाना होगा। जब इन किसानों के दिल से लैंडलॉर्ड्स का जो डर बैठा है वो डर भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, तो ये लैंडलॉर्ड्स अपनी जीत पा लेंगे, मतलब इन्हें न्याय खुद ब खुद ही मिल जाएगा। सीधा से कहते हैं ना, जैसे जब तक हम किसी चीज़ से डरते हैं उसमें हम विन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब तक हम उस डर को अपने दिल से नहीं हटाएंगे हमें जीत नहीं मिल सकती। उसी तरह गांधी जी चाहते थे कि जो गरीब किसान हैं वो अपने दिल से लैंडलॉर्ड्स को लेकर डर निकाल दें ताकि वो उनको न्याय दिला सकें। In Champaran, most of the land was owned by the British who rented it out to peasants under long-term contracts. तो देखिए, जो बिहार के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कौन थे? इंग्लिशमैन्स थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे। तो चंपारण में क्या होता है, चंपारण की जो ज़्यादातर ज़मीन है, लैंड है, जो ज़्यादातर भूमि है, वो उस पर कब्जा किसका था? अंग्रेज़ों का कब्जा था। और वो उन अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे कि इतने से इतने समय तक तुम हमारे लिए काम करोगे और उसके लिए तुम्हें इसका रेंट भी चुकाना होगा। मतलब अब वो देखो, जैसे किसी ज़मीन के अंग्रेज़ मालिक हैं तो वहाँ पर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं कि ठीक है तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, तुम यहाँ पर अपनी फसल उगा सकते हो और फिर उसका तुम रेंट हमें दोगे, पैसे ना देकर, मतलब जो फसल होती है वो तुम हमें रेंट के रूप में दे दोगे। मतलब अंग्रेज अपनी ज़मीन पर काम करवाते थे, है ना। सो द peasants were required to grow indigo on 15% of the land and hand over the indigo crop as rent। तो जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि चंपारण की जो भी ज़मीन थी उस ज़मीन की 50%, मतलब मान लो कोई 100% लैंड है पूरा का पूरा, तो उस लैंड के 100 में से 50% पार्ट पर इन किसानों को इंडिगो की खेती करनी होती थी। अब ये इंडिगो क्या होता है ना। तो इंडिगो नील की खेती को कहते हैं जिसमें नीले नीले कलर की
फसल उगाई जाती हैं, पत्ते उगाए जाते हैं, वही। एंड हैंड ओवर द इंडिगो क्रॉप एज रेंट, और रेंट के रूप में उन्हें इंडिगो की फसल वो लोग दे दिया करते थे। However, when synthetic indigo was developed in Germany, natural indigo was of little use of the landlords. तो क्या होता है, अब वो जो हमारे गरीब किसान हैं वो अंग्रेज़ों के अंडर में काम करते थे और नील की खेती करते थे इंडिगो की 15% लैंड पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय बाद जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो की नींव डल जाती है। सिंथेटिक इंडिगो वहाँ पर डेवलप किया जाने लगता है। अब ये सिंथेटिक इंडिगो क्या है? सिंथेटिक इंडिगो एक आर्टिफिशियल होता है, प्लगर होता है कृत्रिम रूप से। मतलब जो इंडिगो की खेती किसान करते थे वो रियल वाला इंडिगो होता था, लेकिन जर्मनी में आर्टिफिशियल नकली इंडिगो बनाने लगे। मतलब फसल उगाते थे और उनमें नीले नीले कलर का समथिंग कलर मैच कर देते थे, है ना। तो वो लोग आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में उस समय डेवलप होने लगा, जिसके कारण जो रियल इंडिगो किसान बनाते थे तो रियल इंडिगो की खपत कम हो गई। तो अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि यार अब तो रियल इंडिगो की कमी कम पड़ती है, तो हमें इसको बंद करवा देना चाहिए। देखिए, जो किसान रियल इंडिगो की खेती करते थे, ग्रो करते थे, तो रियल इंडिगो की ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत मेहनत और ख़र्चा भी लगता था। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंडिगो होता था उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये आर्टिफिशियल इंडिगो ज़्यादा बेटर है बजाय रियल इंडिगो के। सो द लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड to free their tenant farmers from the contractual obligation to grow indigo if they agreed to pay the landlords compensation. तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स कौन है? अंग्रेज, इंग्लिशमैन, है ना। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो टेनेंट फार्मर्स को, मतलब गरीब किसानों को के सामने ऑफ़र रखते हैं कि देखिए आप सभी लोग इतने सालों से हमारे ज़मीन पर एक लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए इंडिगो को ग्रो करते हैं, तो आप सब लोगों के सामने हम एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप सभी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर हो सकते हैं। मतलब आप लोग को जो इंडिगो उगाना पड़ता था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था लॉन्ग टर्म, आपको हम इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति देते हैं, लेकिन इफ़ दे अग्रीड टू पे द लैंडलॉर्ड्स कंपनसेशन, लेकिन जो किसान भी इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना चाहता है उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के लिए हमारे पास कुछ कंपनसेशन देना होगा, मतलब कुछ मुआवजा देना होगा। मतलब जो नुकसान होता है तो उसकी भरपाई तो करनी होगी। तो गरीब किसान हमारे पास कुछ मुआवजा दे, पैसे जमा करें और इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा लें। Many peasants who did not want to grow indigo quickly signed the agreements. तो बहुत सारे किसान थे जो इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और खर्चा लगता था। तो वो तो जल्दी से आगे बिना सोचे समझे एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं ताकि उन लोगों को इंडिगो ग्रो ना करना पड़े। लेकिन क्या होता है, अदर रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन अपॉन विच द लैंडलॉर्ड्स रिसॉर्टेड टू ठगरी। क्या होता है, कई लोग तो तुरंत साइन कर देते हैं कि हमें इंडिगो ग्रो ना करना पड़े, लेकिन कई सारे ऐसे पीजेंट्स होते हैं जो कि अंग्रेज़ों की इस बात से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के लिए हम आपको कोई कंपनसेशन, हम आपको कोई मुआवजा क्यों दें। अपॉन विच द लैंडलॉर्ड्स रिसॉर्टेड टू ठगरी। तो क्या होता है, जो गरीब किसान होते हैं कई लोग साइन करने से एग्रीमेंट में मना कर देते हैं और लॉ जाने लगते हैं, मतलब अदालत की तरफ जाने लगते हैं कि हम इसके लिए आपके लिए केस लड़ेंगे कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट हटाने के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। तो जब अंग्रेज़ों को इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि कई गरीब किसान कोर्ट जा रहे हैं इस बात को लेकर, तो वो लोग अपनी ठगरी दिखाने लगते हैं। ठग मतलब उन गरीब किसानों को मारने पीटने लगते हैं, ज़बरदस्ती उन लोगों से साइन करवाने लगते हैं। However, when the peasants finally learn to about synthetic indigo, क्या होता है, कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों जो हमारे गरीब किसान हैं उन लोगों को सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जानकारी मिलती है कि रियल नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बंद किया है क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल इंडिगो बनाने लगे हैं। दे रियलाइज्ड दैट दे हैड बीन चीटेड एंड वांटेड देयर मनी बैक। तो किसानों को पता चलता है यार कि हमारे साथ तो अंग्रेज़ों ने धोखा किया है। मतलब पहले हम जो रियल इंडिगो उगाते थे अपनी मेहनत करके, तो
उसमें भी वो हमको मतलब पैसे नहीं देते थे, कह देते थे कि क्रॉप के रूप में आप इसे रख लो, और अब आर्टिफिशियल इंडिगो बनाने लगते हैं, फिर भी हमसे मुआवजा लेते हैं, ये तो हमारे साथ धोखा किया गया है। तो वो लोग अंग्रेज़ों के सामने लड़ाई रखते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस कर दो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। उसी समय गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण एट दिस जंक्चर। तो पता है ना, गांधी जी मुजफ्फरपुर आए थे, तो उसी समय गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं, उसी समय गांधी जी का चंपारण आए हुए थे वो एक जंक्चर की हेल्प से। और गांधी जी को ये सारी बातें मालूम पड़ती हैं कि सिंथेटिक इंडिगो उगाई जाती है, 15% लैंड पे इंडिगो ग्रो करना होता था, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, मुआवजा देना पड़े, ये सारी खबर गांधी जी को सुनने को मिलती है। सो गांधी जी विजिटेड बोथ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन एज वेल एज द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स के एसोसिएशन होते हैं, वो लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन में जाते हैं। वहाँ के जो ऑफिशियल कमिश्नर होते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, इन दोनों ही प्रकार के लोगों से जाकर मुलाकात करते हैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कि किस तरह गरीब किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जो वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर्स लोग होते हैं, वो गांधी जी को कोई भी न्यूज़ देने से साफ साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए हम किसी भी बाहरी इंसान को कोई भी न्यूज़ नहीं दे सकते। दे डिक्लाइंड टू हेल्प and Gandhi went to Motihari, the capital of Champaran, complained by many lawyers. तो वे सभी लोग जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और एसोसिएशन के थे, वो लोग गांधी जी को हेल्प करने से मना कर देते हैं कि आप बाहर गए और हम बाहरी लोगों को कोई भी न्यूज़ नहीं देंगे। तो जब वो लोग गांधी जी को मना करते हैं तो गांधी जी उनकी बात मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है, और ये सुनने के बाद गांधी जी तुरंत मोतिहारी के लिए निकल जाते हैं। मोतिहारी क्या है? मोतिहारी चंपारण की कैपिटल है। तो गांधी जी अपने कई लॉयर्स के साथ मिलकर मोतिहारी की तरफ चले जाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करते हैं। ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस बट वॉज सून सर्व्ड अ नोटिस टू लीव द डिस्ट्रिक्ट इमीडिएटली। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी मोतिहारी चले गए हैं अपने लॉयर दोस्तों के साथ, तो वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस बात पे कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसी समय गांधी जी जब इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं तो गांधी जी को एक खबर मिलती है कि यहाँ पर एक किसी गरीब किसान को अंग्रेज़ों ने मुआवजा ना देने के कारण बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। तो गांधी जी जैसे ही ये बात सुनते हैं, गांधी जी खुद को रोक नहीं पाते और उस गरीब किसान के पास वो जाने लगते हैं। वो पहुँच ही नहीं पाते कि एक एक अंग्रेज़ ऑफिसर गांधी जी के सामने आते हैं, उनके कैरिज के सामने, और उन्हें एक नोटिस देते हैं। और उस नोटिस में क्या लिखा होता है, जब गांधी जी वो नोटिस खोल के देखते हैं तो नोटिस में लिखा होता है कि गांधी जी आप जल्द से जल्द चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाइए, जैसे कि आपको इमेज पे दिख ही रहा है ना। सो गांधी डिक्लाइन टू ओबे द ऑर्डर। तो गांधी जी जब वो ऑर्डर पढ़ते हैं तो गांधी जी वो ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि वो गरीब किसान मेरे एक भाई के जैसे हैं, मेरा अपना है, मैं अगर इनकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो वो उस नोटिस में साइन करते हैं ये बताने के लिए कि उनको वो लेटर मिल गया है, और साथ में ही नीचे लिख देते हैं आई कैन नॉट ओबे, मतलब कि मैं आपकी जो नोटिस है उसको डिसओबे करता हूँ, डिक्लाइन करता हूँ, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। ही वॉज समन टू कोर्ट द नेक्स्ट डे। जब अंग्रेज़ों को ये नोटिस मिलता है कि गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, लॉ को तोड़ दिया अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ गांधी जी को अगले ही दिन कहाँ पेश करते हैं, कोर्ट में ले जाकर पेश करते हैं। किस जुर्म में? गांधी जी का जुर्म है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के लॉ को तोड़ दिया है। Next morning, Motihari was crowded with peasants who had heard that a Mahatma who had come to help them was in trouble. तो देखिए अब यहाँ जो चंपारण में रहने वाले गरीब किसान हैं बिहार के, वो लोग गांधी जी के बारे में नहीं जानते कि गांधी जी कितने महान इंसान हैं, या फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका जब गए थे तो उन्होंने कौन कौन से बड़े काम किए, उनको ये सब बातें नहीं पता है किसानों को। लेकिन जैसे ही गरीब किसानों को ये पता चलता है कि कल सुबह गांधी जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो महात्मा गांधी
जो बिना कुछ जाने और बिना कुछ सोचे इन गरीब किसानों की मदद करने के लिए आए थे, वो किसी प्रॉब्लम में हैं। तो जितने लोग थे, दूर दूर से लोग इकट्ठे होकर मोतिहारी में उस कोर्ट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मांग करते हैं कि हमारे गांधी जी को मुक्त करो, मतलब हमारे गांधी जी को कोर्ट में मत ले जाओ, वो फ्री है ना। तो उनको ट्रबल से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्ट्रेंथ इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। Gandhi helped the official control the crowd around the courthouse, thus providing the officials with proof that their authority would no longer go unquestioned. अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ जुड़ जाती है मोतिहारी कोर्ट के सामने कि जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स हैं वो उस भीड़ को रोक ही नहीं पाते। वो सारी भीड़ किसके लिए आई थी? गांधी जी के लिए। गांधी जी को ये बात पता थी। तो गांधी जी कहते हैं कि देखिए, मैं आपकी मदद करता हूँ इस भीड़ को कम करने में। तो गांधी जी कोर्ट के सामने मोतिहारी के सभी किसानों के सामने आके पेश होते हैं और उनके सामने अपनी बात रखते हैं कि कृपया करके आप लोग ज़्यादा शोर ना करें, जीत हमारी होगी, हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये जो मतलब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, मुझे इसका कोई ज़्यादा वैसा मतलब नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे कुछ भी नहीं होगा, हम जीत ज़रूर जाएंगे। So the local authorities, confused by this support for Gandhi, decided to consult their superiors and requested the judge to postpone the trial. तो जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होती है मोतिहारी की, वो लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार बताओ, एक गांधी के सपोर्ट में इतने सारे किसान एक साथ आ गए हैं, ये तो गांधी जी को कोई सज़ा होने नहीं देंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, गांधी जी मतलब वहाँ के जो सुपीरियर्स थे और जज थे, सुपीरियर्स जो हैं वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, हमें ये जो केस है थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, नहीं तो जनता बहुत ही ज़्यादा कोई हंगामा भी कर सकती है। सो गांधी प्रोटेस्टेड दिस मूव, एडमिटिंग दैट ही डिड इज विद द ऑर्डर। तो कोर्ट के सामने जब गांधी जी को पेश किया जाता है, बातचीत चलती है, तो गांधी जी से पूछा जाता है कि क्या आपने हमारे इस लॉ को तोड़ा है? अगर तोड़ा है तो आपको इसके लिए सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो गांधी जी यहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने स्वीकार करते हैं जज के सामने कि हाँ, मैंने आपकी नीति को तोड़ा है, मैंने आपके नियम को तोड़ा है और मैं ही किसानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और प्रोटेस्ट क्योंकि मैं उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपके नियम को तोड़ा है। He declared that he was there for a humanitarian purpose and thus could not leave. गांधी जी वहाँ जज के सामने बताते हैं कि मैं एक ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से यहाँ आया हूँ, मतलब मैं एक मानवीय उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और इसीलिए मैं इस प्रोटेस्ट को बीच में नहीं छोड़ सकता। आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं आप वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? गांधी जी। किससे कह रहे हैं? वहाँ के जो जज हैं, कोर्ट में वो खड़े हैं, तो वो ये बात बोलते हैं। अच्छा, जब गांधी जी कोर्ट में होते हैं ना, तो वो बहुत परेशान होते हैं इस बात को लेकर कि वो क्या करें। मतलब क्योंकि गांधी जी सोचते हैं अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो ये प्रोटेस्ट भी रुक जाएगा, पता नहीं कितनी लंबी जेल होती है। तो ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो कोई आंसर दे नहीं पाते। तो फिर वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और आंसर्स देते हैं कि हाँ, मैंने, क्योंकि मैं इस प्रोटेस्ट को चला रहा हूँ इसलिए मैंने आपका ये रूल तोड़ा। ही डिमांडेड टू बी पनिश्ड फॉर डिसोबिंग द ऑर्डर टू लीव। तो गांधी जी कहते हैं कि क्योंकि मैंने आपको नियम को तोड़ा, मैं इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर नहीं जा सकता, इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। The judge eventually postponed the judgment for a few days, allowing Gandhi to remain free without bail. तब जो वहाँ के जज होते हैं ना, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, अब इस केस का क्या आंसर दें। सज़ा देंगे तो बाहर भीड़ इतनी खड़ी है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ के जो जज होते हैं वो सोचने विचारने के कुछ समय के बाद वो अपने जजमेंट को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो केस का फैसला है ये कुछ दिनों बाद किया जाएगा। और वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी, क्योंकि हम इस केस को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर
कुछ कंपनसेशन देकर आप बेल ले लीजिए कुछ रुपए जमा करके, और कुछ दिनों के लिए आप फ्री हैं, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी तुरंत मना कर देते हैं कि मुझे बेल नहीं चाहिए, मैं बेल पाने के लिए कोई भी पैसे जमा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कोई भी मुआवजा नहीं दूंगा, आपको मुझे बेल नहीं देनी है तो आप मुझे बेल मत दीजिए। तो जो वहाँ के जज होते हैं वो गांधी जी को फ्री में ही बेल दे देते हैं, कहते ठीक है तुम बेल नहीं ले रहे हो लेकिन फिर भी तुम मुक्त हो, तुम कुछ दिनों के लिए जहाँ जाना चाहो तुम जा सकते हो। अब वहाँ से निकलने के बाद गांधी जी's lawyer friends conferred together and concluded that it would be shameful if the locals left गांधी जी at this moment। तो देखो, जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात उनके लॉयर दोस्तों के साथ होती है। तो जब वो लॉयर दोस्तों के साथ मुलाकात करते हैं तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करोगे? तो उनके दोस्त बोलते हैं कि गांधी जी अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम अकेले क्या कर पाएंगे, हम सभी जहाँ से आए हैं वहाँ हम लोग वापस लौट जाएंगे और क्या करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं अच्छा आप लोग वापस लौट जाएंगे, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ कि आप वापस चले जाएंगे, लेकिन मेरे जेल चले जाने से और आपके वापस चले जाने से हमारा जो प्रोटेस्ट है वो आगे कैसे बढ़ेगा? हम तो यहाँ पर गरीब किसानों को न्याय दिलाने आए हैं, उनके दिल का डर दूर करने आए हैं, तो फिर बताइए हम किसानों को न्याय कैसे दिला पाएंगे? तो गांधी जी की इस बात से उनके जो लॉयर दोस्त होते हैं उनमें हक की लड़ाई लड़ने की भावना जागृत होती है, मतलब जगती है, और वे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है गांधी जी, ये सच बात है कि ऐसे मोमेंट पर जब आप इतनी प्रॉब्लम में हैं और हम अपनी लोकल लड़ाई के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं तो हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि गांधी जी ठीक है, अगर आपको जेल होगी तो हम सभी भी आपके साथ जेल जाएंगे, तभी जाकर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रह पाएगा। They informed गांधी जी that they too were ready to go the jail with him। तो वो सभी गांधी जी को बताते हैं कि गांधी जी हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। गांधी जी was pleased and declared that the battle of चंपारण was won। गांधी जी जब उन लॉयर्स की ये बातें सुनते हैं और वो गरीब किसानों की, तो गांधी जी बहुत खुश होते हैं और तभी डिक्लेयर कर देते हैं कि अब मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चंपारण का जो हम बैटल लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं गरीब किसानों की, उसमें हम जीत गए हैं और हमारी जीत ज़रूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि गांधी जी तो गांधी जी बस इतना चाहते थे कि एक बार बस इन लोगों के दिल से लैंडलॉर्ड्स का डर दूर हो जाए, और जैसे ही डर दूर होगा ये अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इनकी लड़ाई ये लोग जीत जाएंगे। Many days later, गांधी जी received a letter from the magistrate। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लेटर मिलता है इन्फॉर्मिंग हिम दैट द केस हैड बीन ड्रॉप्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। तो उन्हें एक लेटर रिसीव करते हैं गांधी जी, वो लेटर उन्हें प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भेजा था और उसमें ये ऑर्डर था कि आपको जिस केस के लिए कोर्ट में पेश किया गया था उस केस को हम लोग ड्रॉप करते हैं, मतलब बर्खास्त किया जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। तो गांधी जी कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की ये सबसे बड़ी और सबसे पहली जीत है। सिविल डिसोबीडियंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गांधी जी ने क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए उन्होंने चंपारण छोड़कर जाने से मना किया, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो इनका प्रोटेस्ट टूट जाएगा। तो गांधी जी ने यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की बात सुनी थी और कहा था कि आप जो सज़ा देना चाहें मुझे दे सकते हैं, और उन्होंने पालन नहीं किया उनके लॉ को, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, फिर भी अंग्रेज़ों ने उन्हें मतलब उनके केस को ड्रॉप कर दिया। इसलिए गांधी जी का मानना था कि ये भारत में उनकी सिविल डिसोबीडियंस की पहली जीत है, और अब वो उन किसानों के लिए लड़ने वाली लड़ाई से ज़्यादा दूर नहीं है। Gandhi and the lawyers then collected evidence and documents from about 10,000 peasants before he made the lieutenant governor of the province, who finally agreed to set up an inquiry commission। तो गांधी जी और उनके जो भी लॉयर्स थे वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस कलेक्ट करते हैं हज़ारों किसानों से, 10,000 किसानों से, और
वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं प्रोविंस के, उनके पास जाते हैं, उन्हें ये सारे एविडेंस दिखाते हैं और इंक्वायरी कमीशन को इस बारे में बातचीत करते हैं। गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स इन द कमीशन। तो गांधी जी उस कमीशन में एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं जो अंग्रेज़ों के सामने इस बात को पेश करते हैं। Confronted by the evidence provided by the official inquiry, the planters decided in principle to make refund to the peasants. गांधी जी जब वहाँ जाते हैं, एविडेंस दिखाते हैं, तो एक ऑफिशियल इंक्वायरी की जाती है और जो ऑफिशियल्स लोग हैं अंग्रेज़ों के, वो लोग इस बात को मान लेते हैं कि सही है, आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। गरीब किसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, अत्याचार किया जाता था और ये इस प्रिंसिपल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर हमें इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें उन गरीब किसानों को, उन सभी प्लांटर्स को उनका रिफंड लौटाना ही होगा, है ना, जो पैसे ले लिए थे ना साइन करके ज़बरदस्ती, वो पैसा। गांधी जी एग्रीड ऑन अ 25% रिफंड, एक्सप्लेनिंग दैट इवन दिस वुड हैव द पीजेंट्स रियलाइज हिज राइट्स एंड हिज पावर्स। तो अब जब वो लोग कहते हैं कि हम रिफंड लौटाने के लिए तैयार हैं गरीब किसानों को, तो गांधी जी कहते हैं ठीक। अब उन ऑफिसर्स को ये डर लग रहा था कि पता नहीं यार गांधी जी कितने % रिफ़ंड मांगेंगे, तो वो गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपको लगभग 25% रिफ़ंड वापस कर सकते हैं। तो गांधी जी इस बात के लिए एग्री करते हैं, मान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने % रिफ़ंड उन गरीब किसानों को देते हैं, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उन गरीब किसानों को उनका अधिकार और उनकी शक्तियाँ वापस मिल रही हैं, उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो जाता है। This came true as in few years the British planters left, leaving the land to the peasants. तो किसानों की तरह वो जो प्लांटर्स वहाँ उस लैंड में काम किया करते थे ब्रिटिश प्लांटर्स की, तो कुछ सालों के बाद ये सारी बातें सच हो जाती हैं। मतलब अब उनकी खुद की ज़मीन, वो लोग खेती किसानी कर सकते हैं, अब वो किसी का अंडर काम नहीं करते। गांधी जी थर्स डेडिकेटेड ऑलमोस्ट अ ईयर टू सिक्योर जस्टिस फॉर द फार्मर्स ऑफ चंपारण। तो वो चंपारण में रहने वाले गरीब किसानों को वो फाइनली कई साल तक लगे रहते हैं और उन गरीब किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन गांधी जी यहाँ नहीं रुकते। ही आल्सो स्ट्रॉव हार्ड टू इम्प्रूव द सोशल कल्चर एंड हेल्थ कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो यहाँ नहीं रुकते बल्कि वो उन गरीब किसानों की सोशल कल्चर और हेल्थ कंडीशंस को ठीक करने पर जोर देते। मतलब गांधी जी चले जाते हैं लेकिन वहीं से बैठे बैठे वो चंपारण में रहने वाले गरीब किसानों को हेल्थ सोशल और कल्चरल कंडीशंस मुहैया कराते हैं। Volunteers from his ashram as well as elsewhere come to educate and treat people in the district. गांधी जी के आश्रम में रहने वाले जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स का मतलब ऐसे लोग जो स्वेच्छापूर्ण अपनी इच्छा से कोई भी काम फ्री में कर सकते थे, तो उनके आश्रम के जो वॉलंटियर्स थे वो फ्री में चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जाकर एजुकेशन देते थे। दो the Champaran agitation had begun as an effort to help poor peasants. This was important because it demonstrated the power of civil disobedience. इसका मतलब है कि इसी प्रकार चंपारण में गांधी जी ने क्या किया, उन गरीब किसानों की मदद की। मतलब ये आंदोलनकारियों की हेल्प से उन्होंने आंदोलन किया, चंपारण में रहने वाले गरीब किसानों की मदद की। यह इम्पॉर्टेंट क्यों था? यह इम्पॉर्टेंट था ताकि वो लोग अपनी सिविल डिसोबीडियंस की शक्ति को समझ सकें कि सिविल डिसोबीडियंस में कितनी शक्ति होती है। गांधी जी वॉज ऑलवेज कंसर्न अबाउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, नॉट मेयर फिलोसफीज। तो गांधी जी हमेशा ये बात मानते हैं कि वो लोगों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं, ना कि फिलोसफीज पर। In addition, all this action were focused on ensuring that Indians would make themselves self-reliant rather than depend on others. इसी के साथ वो लोगों को बताते हैं, इस बात पर फोकस करते हुए लोगों को समझाते हैं कि हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो भारतीय लोग हैं, इन्हें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, ना कि इन्हें दूसरों पर डिपेंड होना चाहिए। इन दी अर्ली डेज ऑफ द चंपारण मूवमेंट, जब उस समय चंपारण मूवमेंट चल रहा था, उस समय गांधी जी लॉयर फ्रेंड वांटेड चार्ल्स फेयर एंड्रयूज एन इंग्लिश फॉलोअर ऑफ गांधी जी टू असिस्ट इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो उस चंपारण में जब मूवमेंट चल रहा था, उसी समय एक अंग्रेज लॉयर थे चार्ल्स फेयर एंड्रयूज, वो गांधी जी के फॉलोवर बन गए थे।
तो गांधी जी के लॉयर्स चाहते थे कि वो अंग्रेज यहाँ चंपारण में रुक जाए और उनकी मदद करे, और वो गांधी जी के सामने ये बात रखते हैं, बट गांधी जी रिफ्यूज़, गांधी जी ये बात को मना कर देते हैं एंड टोल्ड हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों को कहते हैं दैट आस्किंग एन इंग्लिशमैन फॉर सपोर्ट वाज अ साइन ऑफ वीकनेस, कि इंग्लिश अंग्रेज़ों से मदद मांगना ये हमारी कमज़ोरी का शाइन है। ही स्ट्रेस्ड, वो इस बात पर जोर देकर कहते हैं दैट इंडियन वुड हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, हमारे भारतीय लोगों को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए और अपने अधिकार की लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। Thus we can see, इसलिए हम देख सकते हैं that helping the peasants towards self-reliance and freeing them from the operations the British landlords provided Gandhiji with the perfect impetus for initiating the movement for independence through peaceful means। और इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह लोगों में सेल्फ रिलायंस को जगाया, किस तरह लोगों के दिल से उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का जो डर था उस डर को दूर किया और लोगों को परफेक्ट इम्पेटस, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को, और यहीं से गांधी जी ने हमारे भारतीय को इंडिपेंडेंस, हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के आंदोलन की शांतिपूर्ण शुरुआत भी की। तो ये थी हमारी स्टोरी इंडिगो। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी।